अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? ओके। आज की जो हमारी क्लास है ये सेक्शन ए और सेक्शन बी की कंबाइन क्लास है। क्योंकि मटेरियल सेम ही था तो सर आदिल ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि आज मैं क्लास ले लूँ, तो आज की क्लास में जो है वो दोनों सेक्शंस के लिए कंबाइन लूँगा। सेक्शन बी में जो है वो कल राउटिंग स्टार्ट हो गई थी, थोड़ी बहुत उन्होंने राउटिंग पढ़ी थी, लेकिन सेक्शन ए में हमने स्टार्ट नहीं की थी। तो सेक्शन बी वाले भी साथ देख लें। अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं वैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आप लोगों के साथ मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये 3 आवर्स का सेशन है। 2 लेक्चर्स हमारे हैं जो कि राउटिंग है और उसकी जो एल्गोरिदम्स है राउटिंग की, लाइक डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है या बैलमन फोर्ड एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम्स इसमें हैं। और उसके अलावा जो राउटिंग की अपने एल्गोरिदम्स है, ये तो वो एल्गोरिदम्स हैं जो राउटिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो राउटिंग में जो एल्गोरिदम्स जो राउटिंग की अपने एल्गोरिदम्स हैं, जिनमें हमारे पास OSPF है जो कि डाइजेक्स्ट्रा को यूज़ करता है, और एक हमारे पास है रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो कि बेलमंट फोर्ड एल्गोरिदम को यूज़ करता है। तो इंशाल्लाह आज हम इनकी बात करेंगे। ठीक है। पहले आप लोग की मुझे थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से फीडबैक चाहिए। आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है DSA के कोर्स में या एल्गोरिदम के कोर्स में? डाइजेक्स्ट्रा और बेलमंट फोर्ड एल्गोरिदम्स आप लोग को ऑलरेडी उम्मीद है आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट? जी, आप लोगों ने पढ़े या नहीं पढ़े डाइजेक्स्ट्रा और बेलमंट फोर्ड एल्गोरिदम्स? पढ़ लिए? दोनों पढ़े हैं आप लोगों ने पहले? जी, दोनों पढ़े हैं, बेलमंट फोर्ड और डाइजेक्स्ट्रा दोनों पढ़े हैं आप लोगों ने, या एक पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा? क्या पढ़े हैं? हम आज इंशाल्लाह उसको देखेंगे, लेकिन सिर्फ पहले आप लोगों से मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा, तो वो ज्यादा जो है वो बेहतर है ना। दोनों एल्गोरिदम्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं इसके? ये तो रिस्पॉन्स तो करें, कम से कम रिस्पॉन्स तो दें। अच्छा, इसका मतलब कि आप लोग ओके दोनों एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, ठीक हो गया, फाइन, वेरी गुड। तो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं राउटिंग से, राउटिंग को समझते हैं और उसके बाद जो है वो फिर हम एल्गोरिदम्स की तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि राउटिंग हमारे पास जो अकर होती है, राउटिंग जो परफॉर्म की जाती है, ये परफॉर्म की जाती है हमारे पास नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म की जाती है। क्लास में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे होती है और हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कैसे होती है। आईपीस के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैक एड्रेसेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। हमने ये बात की है कि मैक एड्रेसेस को यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। ठीक है। और अगर हमने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेट करना है तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब आईपी एड्रेसेस हमारे पास यूज़ किए जाते हैं राउटिंग में। आईपी एड्रेसेस के ज़रिए ही राउटिंग की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने नेटवर्क से बाहर दुनिया की किसी भी कोने में कोई डेटा फॉरवर्ड करना हो तो वो ज़्यादा तो राउटिंग के थ्रू है, लेकिन डेस्टिनेशन का और सोर्स का पता जो चलता है वो आईपी एड्रेसेस से पता चलता है। मीन्स ये डेटा कहाँ से आया और कहाँ पे जाना है। ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस्लामाबाद से मरी जाना है तो जो इस केस में जो मेरा सोर्स है वो क्या है, इस्लामाबाद है, और जो मेरी डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो मरी है। अब इस्लामाबाद से मरी जाने के लिए अब डेस्टिनेशन की बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने किस रास्ते से जाना है। ठीक है। अब लाइक जब मैंने मरी जाना हो तो मरी रोड पे चढ़ के और आगे जाके, या तो फिर आगे जो मरी का मोटरवे वगैरह है वो रास्ता है, दूसरा रास्ता जो बराको का जो पुराना रास्ता है। मतलब ये है कि
जो राउटिंग हम परफॉर्म करते हैं, राउटिंग सोर्स से तो होती है, सोर्स से इनिशिएट होती है, लेकिन डेस्टिनेशन की बेसिस पे राउटिंग होती है, ताकि जिस डेस्टिनेशन तक हमने पहुंचना हो उस डेस्टिनेशन तक हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं और हमारे पास सुटेबल पाथ कौन सा है। दिस इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक है, ओके। नेटवर्क लेयर पे हमारे पास आईपीस के बारे में तो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक रिप है, लाइक ओएसपीएफ है, लाइक बीजीपी है। आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे और किस तरह यूज किए जाते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल्स की बेसिस पे पाथ की सिलेक्शन होती है। लाइक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास मल्टीपल रूट्स होते हैं। अब जो मल्टीपल रूट्स हमारे पास है, उन मल्टीपल रूट्स में द मोस्ट फिजिबल वन जिसको हमने सेलेक्ट करना है, वो कौन सेलेक्ट करेगा और कैसे सेलेक्ट होगा, ये आपका राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि ये पाथ जो है वो किस बेसिस पे सेलेक्ट होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। अब जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, आप रिप यूज कर रहे हैं, आप ओएसपीएफ यूज कर रहे हैं, आप EIGRP कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, तो ये उस राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है कि ये डिसाइड करे कि किस पाथ को जो है वो उसने सुटेबल पाथ करार दिया और उस किस पाथ के थ्रू ये कम्युनिकेशन होगी। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा? राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये कंप्लीट पाथ्स की जो है वो सिलेक्शन, कंप्लीट पाथ की इसके पास लिस्ट आएगी और इस लिस्ट से क्या करेगा? ये अपना एक फॉरवर्डिंग टेबल जनरेट करेगा। फॉरवर्डिंग टेबल में ये होगा कि अगर आपने इस जगह से फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आपने जाना, आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं जो कि राउटिंग प्रोटोकॉल ने डिसाइड कर ली, मल्टीपल पाथ्स उसके पास हैं। फॉरवर्डिंग टेबल में आपका जो सूटेबल पाथ है जिसके जरिए आपकी जो है कम्युनिकेशन होगी, फॉरवर्डिंग टेबल में आपके पास सिर्फ वो पाथ आएगा। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे पाथ सिलेक्शन के लिए और मल्टीपल पाथ्स आपके पास हैं और फिर उनमें जो सूटेबल पाथ है वो पाथ आपका फॉरवर्डिंग टेबल में आएगा और फॉरवर्डिंग टेबल की बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि ये एक पाथ है और इस पाथ पे जो चूंकि ऑलरेडी वो पहले डिसाइड कर चुका है कि ये सूटेबल पाथ है, उस पाथ के जरिए जो है ये फिर कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, और हम ICMP के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इसका मकसद क्या है। एरर रिपोर्टिंग करता है, राउटर को जो है वो सिग्नलिंग और डिफरेंट उसके पैकेट्स होते हैं और ये बताते हैं कि मतलब जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं, जो डिफरेंट रिक्वेस्ट हैं, इनका मकसद क्या है, वो डिटेल्स इसको बताते हैं। जो नेटवर्क हमारे पास है उसका व्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास जो डिफरेंट राउटर्स हैं, ये हमारे पास कोई भी एक सिनेरियो है जिसमें मल्टीपल राउटर्स हैं, तो इसको हम ग्राफ की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास है नोड्स होते हैं और इसमें हमारे पास होते हैं एजेस। नोड्स हमारे पास राउटर्स हैं और जो इसकी एजेस हमारे पास हैं, ये वो लिंक्स हैं जो हमारे पास जो सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने सोर्स U से जाना है सोर्स W तक फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मेरे पास एक ये वाला एज है, ठीक है, एक ये पाथ है, एक ये वाला पाथ है, ये भी एज है 2 और ये भी मेरे पास एज है, तो ये दोनों एजेस हैं, इसने एक पाथ बना दिया। तो U से W तक जाने के लिए मेरे पास मल्टीपल पाथ्स हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मल्टीपल पाथ्स हमारे पास जितने भी पाथ्स हैं, अब राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, इन मल्टीपल पाथ्स में ये डिसाइड करेगा कि इनमें से सूटेबल पाथ कौन सा है। ठीक है, उसकी तरफ हम आगे डिटेल में आते हैं। ठीक है, बट फॉर नाउ जो आपका आपके नेटवर्क का जो व्यू होता है वो ग्राफिकल फॉर्म में होता है और आपके पास नोड्स और आपके पास एजेस होते हैं और ये कम्युनिकेशन जो है इसके थ्रू फिर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है वासिक, अगर आपको इश्यू है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पास है नोड्स, आपके पास है एजेस और एजेस की आपके पास है यहाँ पे कॉस्ट। ठीक है, हर एक एज की अपनी अपनी कॉस्ट है। कॉस्ट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट कुड always be one or inversely related to bandwidth or inversely related to congestion। आपके पास कॉस्ट है, हम कॉस्ट खुद भी सेट करते होते हैं। कॉस्ट जो है वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी सेट की जाती है डिपेंडिंग ऑन द लिंक बैंडविड्थ, उसके जरिए भी कॉस्ट सेट की जाती है। कॉस्ट का मेन मकसद ये होता है कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके पास ये जो मल्टीपल रूट्स हैं, इन मल्टीपल रूट्स में शॉर्टेस्ट पाथ की सिलेक्शन। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? वो पाथ
जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, वो हमारे पास आएगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो कॉस्ट की बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की जो मल्टीपल रूट्स हैं, उन मल्टीपल रूट्स में हर एक रूट की कॉस्ट क्या है, और इनमें सबसे कम कॉस्ट जिसकी है हमने उसी को सिलेक्ट करना होगा। तो कॉस्ट के जरिए जो हमने ये डिसीजन लेना होगा कि मल्टीपल पाथ्स के में हमने किस पाथ को जो है वो सिलेक्ट करना है। ये हमारे लिए जो डिसीजन है वो उसको आसान बना देता है। ठीक है, कोशिश हमारी होगी कि कॉस्ट जिस लिंक की कम हो उसी को हम सिलेक्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई भी जो है वो ब्रांड है, लाइक कपड़ों का या व्हाटएवर कोई भी ब्रांड है, अगर फॉर एग्जांपल चले मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट है या व्हाटएवर कोई भी ब्रांड है, ब्रेकआउट मेरे पास एक ब्रांड है, उसमें कोई उनका एक आउटलेट है जो कि फॉर एग्जांपल सेंटोरस में है। सेंटोरस में वहां पे किसी शर्ट या किसी पैंट की जो प्राइस है, जस्ट एन एग्जांपल, वो 5000 रुपीज है। ठीक है, और उनका जो दूसरा आउटलेट है वो सदर में है, और सदर में सेम जो उनका प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, सेम पैंट की प्राइस या सेम शर्ट की प्राइस सदर में उन्होंने वो डिस्काउंट पे लगाया हुआ है, क्योंकि उनके पास स्टॉक कम हो गया था, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने उसको डिस्काउंट पे लगा दिया था, 3000 पे लगाया था। तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, हम 5000 वाला लेंगे या 3000 वाला? क्वालिटी सेम ही है, ब्रांड वही है, सब कुछ वही है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि 5000 2000 हम उसको एक्स्ट्रा क्यों दें, 5000 की बजाय हम वो चीज 2000 सॉरी 3000 में ले लें। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये होती है कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भी हमने ये डिसाइड करना हो तो हमने उस लिंक को सिलेक्ट करना होगा जिस लिंक की कॉस्ट, जिस पाथ की कॉस्ट हमारे पास मिनिमम होगी। ठीक है, तो कॉस्ट हमें हेल्प करेगा रूट की सिलेक्शन में कि हमने किस रूट को हमने सिलेक्ट करना है। अब लाइक फॉर एग्जांपल यू से लेके डब्ल्यू तक हमारे पास ये जो मल्टीपल पाथ्स हैं, हमारे पास ये एक लिंक है जिसकी कॉस्ट 5 है। दूसरा लिंक हमारे पास है, मतलब ये पाथ की बात करूं, इसमें एक लिंक है 2, दूसरा लिंक हमारे पास है 3। इस राउटर W तक U से पहुंचने के लिए अब जो पाथ हमारे पास दूसरी बन रही है उसमें हमारे पास दो लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट को हमने प्लस करनी है, 2 प्लस 3 हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस पाथ से जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट हो गई है 1, एक लिंक हो गया। दूसरे लिंक पे ये हमारे पास पाथ में दूसरा लिंक आएगा तो 2 इसकी कॉस्ट हो गई है, और ये हमारे पास तीसरा लिंक आएगा, इसकी कॉस्ट हो गई हमारे पास है 6। तो हमने इसी तरह मल्टीपल पाथ्स के कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और फिर हमने उसमें डिसाइड करना है कि जिस लिंक की कॉस्ट सब, जिस पाथ की कॉस्ट सबसे कम हो। अच्छा, इसमें एक लिंक की मैं बात करूँ, एक मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी पाथ की बात कर रहा हूँ। लिंक हमारे पास दो राउटर के दरमियान में जो एक है, जो इसको हम लिंक कहते हैं। ठीक है, और जो पाथ हमारे पास है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितने भी लिंक्स हमारे पास आ रहे हैं उन सारे के सारे लिंक्स की कॉस्ट को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये पाथ की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हमने पाथ को कैलकुलेट करना है कि किस पाथ की कॉस्ट हमारे पास सबसे कम है, उसी पाथ को फिर हमने सिलेक्ट करना। की क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन यू एंड जी? यू से लेके जी तक हमारे पास जाने के लिए सबसे लीस्ट कॉस्ट पाथ हमारे पास कौन सा है, वो हम आगे जो है वो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूज किए जाते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स। राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या करेंगे, दैट फाइंड्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ। ये ऐसा पाथ चूज करेंगे कि जिस पाथ की कॉस्ट हमारे पास सबसे कम हो। तो राउटिंग एल्गोरिथम को, राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करने का हमारा मकसद ही यही है कि ये कम से कम कॉस्ट वाला जो पाथ है उसको आइडेंटिफाई करें और वो बता दें, और उसी के थ्रू फिर ये आगे फॉरवर्डिंग करेगा। ठीक है, राउटिंग एल्गोरिथम की जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा समझते हैं। डिफरेंट तरह की हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है। ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन, हमारे पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो काम करते हैं जिनमें, जिनके पास ग्लोबल कंप्लीट सारे के सारे नेटवर्क के सारे सिनेरियो का कंप्लीट उसके पास जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ऑल राउटर्स है कंप्लीट टोपोलॉजी, हर एक राउटर के पास उसकी कंप्लीट टोपोलॉजी होती है। हर राउटर को पता है कि कौन कौन से राउटर जो है वो कनेक्टेड है। लिंक कॉस्ट इंफॉर्मेशन, और इसके लिए हमारे पास है लिंक स्टेट एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो लिंक स्टेट एल्गोरिथम हमारे पास पहला एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करते हैं ग्लोबल सिनेरियो के लिए। ठीक है, मतलब इसमें हर एक राउटर को सारी के सारी पूरी की पूरी टोपोलॉजी का पता होता है। दूसरा हमारे पास है डिसेंट्रलाइज्ड, जो कि डिपेंड करता है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पे। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो राउटर है उसके पास कंप्लीट टोपोलॉजी का
वो कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किस नोड से किस नोड तक जाने का क्या कॉस्ट है और कौन कौन सी नोड्स हमारे पास है, वो इंफॉर्मेशन इसके पास कंप्लीट नहीं होती। ये काम करता है डिसेंट्रलाइज तरीके से। डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे काम करता है कि राउटर नोज फिजिकल कनेक्टेड नेबर्स लिंक कॉस्ट टू द नेबर्स। अब मैं अगर इस सिनेरियो पे आ जाऊं, अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, ग्लोबल में हमारे पास ये जो राउटर है इसको ये कंप्लीट टोपोलॉजी का पता है कि किन कौन कौन सी राउटर्स है, हर एक लिंक की कॉस्ट कितनी है, वो कंप्लीट इसके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर मैं डिसेंट्रलाइज की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस y की बात कर रहा हूं डिसेंट्रलाइज की केस में, y को सिर्फ और सिर्फ z का पता होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ w का पता होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ x का पता होगा। जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं सिर्फ इनका पता होगा और इनकी कॉस्ट का पता होगा। बाकी y को बाकी कॉस्ट का नहीं पता कि बाकी लिंक्स की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम सेंट्रलाइज को यूज करेंगे, मींस ग्लोबल को यूज करेंगे, तो ग्लोबल सिनेरियो की केस में हर एक राउटर के पास कंप्लीट टोपोलॉजी का व्यू होता है। हर एक राउटर को पता है कि कौन कौन सी नोड्स हैं और हर एक लिंक की कॉस्ट कितनी है। लेकिन जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज की केस में हर एक राउटर को सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स का पता है, बाकी राउटर्स का उसको पता नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स का पता है और जो उनके उनके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स है उनके साथ जो इसकी उसकी जो लिंक्स है उनकी कॉस्ट का पता है। बाकी उनको जो है वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, हम ये जो राउटिंग की क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग, हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग एंड व्हाट इज डायनामिक राउटिंग, इसके नाम से ही जाहिर है। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास इस तरह की राउटिंग है कि जिसमें हम पाथ खुद डिफाइन करते हैं कि हमारी जो राउटिंग की ट्रैफिक है, जो हमारी ट्रैफिक है, जब हम नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं, हम इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो हम पाथ खुद बताते हैं कि इस पाथ के जरिए आप कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है स्टैटिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में हम बात नहीं बताते, बल्कि जो राउटिंग एल्गोरिदम्स है, राउटिंग एल्गोरिदम्स ये डिसाइड करते हैं कि किस पाथ को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है स्टैटिक और डायनामिक की, दोबारा सुने। स्टैटिक में आपके पास जो रूट है ये हमने खुद डिसाइड करना है, हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि ये सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ से जाएगी। और डायनामिक की केस में जो आपके पास रूट्स हैं वो बार बार चेंज हो रहे होते हैं और राउटर ने डिसाइड करना होता है कि किस पाथ पे कम्युनिकेशन करनी है। इसके अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग जैसे मैंने बात की, स्टैटिक रूट इज क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली। ठीक है, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, वो इस रूट को क्रिएट करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, अगर कोई अपडेट रिक्वायर्ड हो तो वो उसको खुद ही अपडेट करेगा। A static route to every network must be configured on every router for full connectivity. अगर आपने स्टैटिक राउटिंग करनी है तो आपने हर एक राउटर को जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा। आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर में उम्मीद है इस पे काम किया होगा। जब आप स्टैटिक रूट बनाते होते हैं ना, तो आपने वो कंप्लीट जितने भी राउटर्स है हर एक राउटर को बताना है कि अब यहाँ तक पैकेट आ गया है, इसके बाद इस राउटर पे इस पाथ के जरिए पैकेट जाएगा, इसके बाद इस राउटर से इस राउटर तक इस पाथ के जरिए। तो वो कंप्लीट पाथ आपने जो है वो कॉन्फ़िगर करना है और आपने उसको बताना है कि इस पाथ के जरिए जो वो राउटिंग होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक सिनेरियो है, अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, PC1 से कोई भी ट्रैफिक जाएगी तो R1 पे मैं बताऊंगा कि ये ट्रैफिक जो है वो R2 तक जाएगी, ये मैनुअली मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। अच्छा, ये बात मैं तो क्लास में बता चुका हूँ, शायद आप लोग जो सेक्शन भी है उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा, डेफिनेटली आइडिया होगा कि हमारे पास जो स्विच है या जो हमारे पास हब है, ये आप खरीद लें, पहले ही से कॉन्फ़िगर होता है, सिर्फ और सिर्फ आप नेटवर्क पे लगा दें, आपका काम जो है वो ये शुरू कर देगा और आप इस पे काम कर सकते हैं, आपकी जो सिस्टम्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो राउटर है, राउटर प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता। राउटर को जब भी आप खरीदेंगे तो राउटर को खरीदने के बाद पहले आपने, सॉरी बात समझ नहीं आई क्या? सॉरी, कम अगेन प्लीज। आपकी आवाज तो मुझे क्लियर सुनाई दे रही है, बाकी लोगों के साथ भी इशू है या सिर्फ इनको इशू है, इनकी तरफ से इशू है? अब क्लियर है या अभी भी क्लियर है? ओके फाइन। अच्छा जी, तो
राउटर को जब भी आप खरीदेंगे, राउटर पहले से कॉन्फ़िगर नहीं होता, पहले आपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा, उसके बाद आपने उसको यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपने राउटर लगा दिया, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो राउटर जो है वो आगे कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर आपने राउटर की जो है वो जो इंटरफेसेस हैं उनको आईपी एड्रेसेस दे दी हैं, आपने उस पे ना कोई स्टैटिक रूट डिफाइन किया, ना उस पे कोई डायनामिक राउटिंग डिफाइन की है, तो आपका राउटर कभी भी ट्रैफिक जो है वो दूसरी मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक को ट्रैफिक नहीं पहुंचा पाएगा। सॉरी, आवाज, अच्छा मैं ये फोन से जरा कनेक्ट करता हूँ, उम्मीद है इससे इशू नहीं होगा। अभी मैं डीएसएल से कनेक्टेड हूँ, शायद उसका इशू है। मुझे थोड़े से इससे कनेक्ट होने दें, ठीक है। ओके, अब आवाज क्लियर है मेरी? ओके, उम्मीद है इस पे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर बताएं, ताकि अभी शायद इंटरनेट का इशू है, फिर बाद में शायद ठीक हो गया हो, ठीक है। तो हम आते हैं दोबारा से टॉपिक की तरफ। तो राउटर जब हम खरीदेंगे, तो राउटर पे जब तक हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, राउटर आपकी ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक नहीं पहुंचा पाएगा। या आप कोई स्टैटिक रूट डिफाइन नहीं करेंगे, तो राउटर जो है आपका आपकी जो ट्रैफिक है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक नहीं पहुंचा पाएगा। स्टैटिक राउटिंग में ये है कि आपने कंप्लीट, अब यहाँ पे तो हमारे पास दो राउटर्स हैं, तो हमने दोनों राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर हमारे पास 5 राउटर्स होंगे, तो हमने 5 राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना होगा। एक बात याद रखें कि स्टैटिक राउटिंग हम हमेशा तब करते होते हैं जब सारे के सारे जो राउटर्स हैं वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर हो। कॉमन सेंस की बात है। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में, फास्ट यूनिवर्सिटी में हम मल्टीपल राउटर्स यूज कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर उनका एक ही है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं फास्ट के अंदर तो मैंने स्टैटिक राउटिंग कर दी है, अब मैंने उसको नस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। अब नस्ट के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो मेरे अंडर आता नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो हम स्टैटिक राउट की बात करते हैं, ये ज्यादातर केसेस में सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर ये सारे के सारे राउटर्स आएंगे। आगे हम ऑटोनोमस सिस्टम की बात करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो जब हम सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर इनकी बात कर रहे हैं, तो तब हम उस केस में स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमने फिर क्या करना है, हम डायनेमिक राउटिंग की तरफ जाएंगे, ताकि वो खुद ही डिसाइड करें। अब लाइक मेरा जो राउटर है, मैंने जो घर में राउटर लगाया हुआ है, अब मुझे नहीं पता मेरे राउटर के थ्रू जो है वो बाकी लोगों के भी ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है। इसकी फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उससे आप लोगों को जो है वो बातें समझ आ जाएंगी। बट फॉर नाउ स्टैटिक राउटिंग जो है, इतना समझ लें कि स्टैटिक राउटिंग में हमने पाथ खुद बताना है कि ये कम्युनिकेशन कैसे होगी। पाथ कैसे बताएंगे? हमने R1 को बताना है कि अगर आपने आगे ट्रैफिक इंटरनेट के पास फॉरवर्ड करनी है, तो आपकी ट्रैफिक जो है, आपके लिए जो नेक्स्ट हॉप है, नेक्स्ट हॉप राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस इसके लिए नेक्स्ट हॉप है। हम इसको बताएंगे कि आपके पास जो नेक्स्ट हॉप है वो राउटर का ये इंटरफेस है, और उसका मास्क हम बताएंगे। और हम ये बताएंगे कि हमने इसको फॉरवर्ड कहाँ से करना है, वो कंप्लीट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको जो है वो एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। अच्छा, ये आप चेक करें, इसमें आपने क्या बताना है कि आपने डेस्टिनेशन का नेटवर्क बताना है, कि आपने किस नेटवर्क के साथ जो है इसको कनेक्ट करना है, और आपने मास्क बताना है, और आपने नेक्स्ट हॉप बताना है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इस सिनेरियो में मेरे पास ये 10 का नेटवर्क है, मैं इस राउटर को बताऊंगा, राउटर 1 को बताऊंगा कि अगर आपने 10 के नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो नेक्स्ट हॉप है कौन सा है, वो 209.165.200.226, ये आपके पास नेक्स्ट हॉप है। तो जब मैं राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मैं इसको नेटवर्क बताऊंगा कि इस नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना है, और उसके लिए मैंने पाथ बता दिया कि आपके पास उसके लिए पाथ कौन सा है, नेक्स्ट हॉप कौन सा है, मैंने
दूसरी राउटर का जो है वो इंटरफेस इसको बता दिए। तो ये हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशंस। उम्मीद है बात समझ आ गई है, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? ओके। स्टैटिक राउटिंग हमने यूज क्यों करना है? स्टैटिक राउटिंग प्रोवाइड्स सम एडवांटेजेस ओवर डायनामिक राउटिंग इंक्लूड्स। अब एडवांटेजेस पहले देखते हैं, फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देखते हैं। Static routes are not advertised over the network resulting in better security। मतलब जो डायनामिक राउटिंग है आपके पास जो जो पाथ्स हैं जो जो रूट्स हैं वो एडवर्टाइज होते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में आपके जो पाथ्स हैं वो एडवर्टाइज नहीं होते, तो ये आपके पास सिक्योर है। दूसरा रीजन क्या है? राउटर्स नॉट शेयर स्टैटिक रूट्स विद ईच अदर, thus reducing CPU RAM overhead and save bandwidth। जो अगर आप डायनामिक राउटिंग है तो डायनामिक राउटिंग में आपके राउटर के थ्रू किसी और की ट्रैफिक जो है वो फॉरवर्ड हो सकती है। लेकिन जब आपने स्टैटिक राउटिंग की है तो स्टैटिक राउटिंग के केस में जो परमिशन है उनके अलावा किसी और राउटर की ट्रैफिक जो है वो आपके राउटर के थ्रू फॉरवर्ड नहीं होती। तो आपके सीपीयू और आपके राउटर की जो सीपीयू और उसकी जो रैम है उसकी यूजेज जो है वो कम हो जाती है, और साथ में जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ जो है उसकी कंजम्पशन उसकी भी जो है वो बचत हो जाती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है। Why use static routing? Static routing is the following। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस इज टाइम कंज्यूमिंग। जब आप पहले इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, एक राउटर है इतना इशू नहीं है, दो राउटर है प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा होगी, तीन राउटर्स हैं उससे ज्यादा तो आपका पाथ जितना लेंथी होता जाएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशंस आप करेंगे, जो इसकी मेंटेनेंस होगी, वो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये है कि उसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपने एक भी पाथ गलत लगा दिया, लाइक डेस्टिनेशन नेटवर्क गलत लगा दिया या आपने नेक्स्ट हॉप गलत लगा दिया, तो तब जो है ये प्रॉब्लम है, ये फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन चेंजिंग रूट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने रूट को चेंज करना भी है तो एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा आके इसको कॉन्फ़िगर करेगा। तब तक जब तक इसको कॉन्फ़िगर नहीं करता तब तक आप इस पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर पुरानी लिंक में कोई प्रॉब्लम है तो। डज नॉट स्केल वेल। इसकी स्केलिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल है। आप जितने सिस्टम लगाए, जितने राउटर्स लगाएंगे उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बात उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। तो स्केलिंग इसकी बहुत मुश्किल है। requires complete knowledge of the whole network for proper implementation। और आपको complete network का जो है वो आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं है तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट हॉप का पता नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो आपको कंप्लीट टोपोलॉजी का, कंप्लीट नेटवर्क का आपको आइडिया होगा तो तब आप काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसको यूज कब करना है? जनरली इसको यूज किया जाता है छोटे नेटवर्क्स में, स्मॉल नेटवर्क्स में। क्यों? क्योंकि स्मॉल नेटवर्क्स में लाइक हमारा अपना नेटवर्क है, दो तीन राउटर्स हैं, आप उसमें काम करें, फाइन, आप उसमें काम कर सकते हैं। आपके पास लिमिटेड लिंक्स हैं, आप बेशक उनको यूज करें, इट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि जो हम इसको तब यूज करेंगे स्मॉल नेटवर्क्स में, इसलिए यूज करेंगे कि स्मॉल नेटवर्क्स में हमारे पास जो चेंजेस हैं, जो नेटवर्क चेंज है वो बहुत कम आता है। या हम इसको एक और केस में यूज करते हैं, डिफॉल्ट रूट की केस में। डिफॉल्ट रूट की केस का मतलब ये है, मैं अगर दोबारा उस टोपोलॉजी पे जाऊं, ये मेरे पास राउटर है, राउटर 1। ठीक है। मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास ये वाला जो नेटवर्क है ये एग्जिस्ट नहीं करता, मैं फिलहाल ये एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है। अब मेरे पास ये जो 192 का नेटवर्क है, 192.168.10 का नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क अगर आगे इंटरनेट पे कम्युनिकेट करेगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे घर का नेटवर्क है। अब मेरे घर का नेटवर्क जब आगे कम्युनिकेट करेगा तो राउटर के पास सिर्फ एक पाथ है, R1 से इंटरनेट पे जाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है, और वो ये वाला पाथ है। अब जब हमारे पास सिर्फ एक पाथ है, आप बेशक यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करें। अब अगर आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर ना भी करें, डायनामिक राउटिंग में भी हमारे पास पाथ एक ही है। अब ये हमारे पास जो पाथ, एक पाथ जो एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रूट। अब ये एक ही रूट हमारे पास है कि हमारी सारी की सारी ट्रैफिक, हम चाहे या ना चाहे, हमारी सारी की सारी ट्रैफिक इसी पाथ के जरिए फॉरवर्ड होगी और रिसीव भी इसी पाथ के जरिए होगी। हमारे पास पाथ एक ही है, तो बेशक आप यहाँ पे डिफॉल्ट रूट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है बात क्लियर हो गई है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है राउटिंग एल्गोरिदम्स। स्टैटिक राउटिंग की तो हमें समझ आ गई है कि स्टैटिक राउटिंग क्या है।
मैं दोबारा एक दफ़ा समराइज करता हूँ। स्टैटिक राउटिंग हमारे पास ऐसी राउटिंग है कि जिसमें हमने राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना है। हमने कंप्लीट पाथ, जो भी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो भी पाथ हमारे पास है, वो पाथ हमने खुद बताना है कि इस पाथ को यूज करके आगे कम्युनिकेट करें। ठीक है। दूसरा हमारे पास है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में हमारे पास ये है कि हम पाथ खुद नहीं बताते, बल्कि हमारे पास कुछ राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि हमारे पास बेस्ट सुटेबल पाथ कौन सा है, और फिर उस पाथ के जरिए कम्युनिकेशन होगी। अब राउटिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? पहला हमारे पास है लिंक स्टेट राउटिंग, हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, हायरार्किकल राउटिंग होती है, और इंटरनेट में जो राउटिंग होती है उसके लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, ये तो राउटिंग एल्गोरिदम्स है ना, लिंक स्टेट वगैरह। इन एल्गोरिदम्स की बेसिस पे जो प्रोटोकॉल्स डिफाइन की जो डिजाइन किए गए हैं, वो हमारे पास एक रिप प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक हमारे पास है ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। एक हमारे पास है बीजीपी प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इस पे शायद हम बात ना करें डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा जनरल फिर ओवरव्यू जो है, जब हम इस टॉपिक तक पहुंचेंगे तो ओवरव्यू दे दूंगा, ओएसपीएफ में ही दे दूंगा, लेकिन इस पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम फिलहाल बात करेंगे रिप और ओएसपीएफ की बात करेंगे। हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हैं, एक हमारे पास है लिंक स्टेट एल्गोरिदम, एक हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। जो लिंक स्टेट एल्गोरिदम है, ये हमारे पास यूज होता है ओएसपीएफ की केस में, और जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम है, इसको हम यूज करते हैं रेप की केस में। ठीक है। और हेराइकल एल्गोरिदम जो है, ये बीजीपी में हमारे पास यूज किया जाता है, लेकिन जैसे हमने कहा कि हम इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो राउटिंग एल्गोरिदम्स अभी हम देख लेते हैं, लिंक स्टेट एल्गोरिदम को और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप लोगों ने चूंकि आप लोगों के पास जो है प्रीवियस सारी चीज़ें भी मौजूद होगी, मटेरियल मैं आप लोगों को दे दूंगा। स्टिल अगर आप लोग इसको देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मेरे से आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम ये कैसे काम करता है। हमारे पास जो नेट टोपोलॉजी है, उसमें जो लिंक की कॉस्ट है, वो सारे के सारे नोड्स को पता होते हैं। लाइक में जैसे हमने पहले बात की कि हमारे पास एक ग्लोबल व्यू हमारे पास होता है। हर एक राउटर को, हर राउटर के जितने जितने लिंक्स हैं हमारे पास, उन सारे के सारे लिंक्स का उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है और उनको पता होता है। एकम्प्लिश ये कैसे पता होता है? ये जो पता चलता है, ये लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट के थ्रू पता चलता है। हर एक राउटर बताता है कि मेरे पास ये लिंक्स हैं और उनकी ये कॉस्ट है। वो हर एक राउटर जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट करता है। लिंक स्टेट ब्रॉडकास्टिंग होती है, तो वो हर एक राउटर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है। और जब वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो हर एक राउटर के पास वो इन्फॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन सारे राउटर्स को मिलेगी। जब वो इन्फॉर्मेशन सारे राउटर्स को मिलती है, तो हर एक राउटर के पास, हर एक नोड के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन होती है। The result of nodes broadcast is then all nodes have an identical and complete view of the network. तो फिर हर एक नोड के पास complete view of the network आ जाता है। Each node can then run the link state algorithm and compute the same set of least cost paths as every other node. तो हर एक नोड पर क्या करेगा, लिंक स्टेट एल्गोरिथम को यूज करके दूसरे नोड्स तक वो कंप्लीट पाथ जो है वो डिफाइन करेगा कि ये सुटेबल पाथ है। मींस इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास है, हर एक लिंक की इंफॉर्मेशन है। अब हर राउटर जो है वो डेस्टिनेशन तक अपना पाथ उसी जो इसको इंफॉर्मेशन लिंक्स की मिल चुकी है लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट के थ्रू, और इंफॉर्मेशन को यूज करके हर एक राउटर अपना पाथ जो है वो कैलकुलेट करेगा और अपना सुटेबल पाथ जो है वो आगे वो डिफाइन कर देगा। computes least cost paths from one node to all other nodes। सारे नोड्स तक वो इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट जो कॉस्ट है हर एक नोड तक उस वो रास्ता आइडेंटिफाई कर लेता है। गिव्स फॉरवर्डिंग टेबल फॉर दैट नोड, और उस नोड के लिए वो फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो बता देता है। अच्छा, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक दफा इसको रिपीट करता हूँ। राउटिंग, पहले थोड़ा सा राउटिंग की तरफ मैं जनरली दोबारा इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ। राउटिंग हमारे पास एक प्रोसेस है। राउटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हमारे पास जितने भी रूट्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है हम कैलकुलेट वो गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करके दी। अब राउटिंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन गैदर हो चुकी है, उस पे हमने बेस्ट सुटेबल पाथ को सिलेक्ट करना है।
अब बेस्ट सूटेबल पाथ सिलेक्ट हो गया, तो फॉरवर्डिंग टेबल में आपके पास वो बेस्ट सूटेबल पाथ जो है वही आएगा। फॉरवर्डिंग टेबल में उसी पाथ को यूज करके आपकी डाटा की जो है वो ट्रांसमिशन होगी। तो राउटिंग एल्गोरिदम जो है वो मल्टीपल पाथ्स को आइडेंटिफाई करता है और उनमें से एक पाथ को सूटेबल पाथ चूज करता है। फिर वो पाथ किसके पास जाएगा, फॉरवर्डिंग टेबल के पास, जो कि आगे उसी को यूज करके कम्युनिकेट करेगा। और ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है ये इटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब भी आप हर एक नोड तक जब ये पाथ फाइंड करेंगे तो हर एक नोड के लिए आपने ये काम अलग अलग करना होगा। इसको हम आगे जब एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एल्गोरिथम है। मैं फिलहाल इस एल्गोरिथम की बात नहीं करूंगा, मैं आपको ये इसका जो सिनेरियो है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है आपके पास यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं वो हर एक नोड जो है स्टेप वाइज ये चलेगा और हर एक स्टेप पे, स्टेप 0 पे ये आइट्रेशन है। आइट्रेशन 0 पे ये एक पाथ आइडेंटिफाई करेगा, आइट्रेशन 1 पे इसको दूसरी राउटर तक पाथ मिलेगा, आइट्रेशन 3 मतलब हर एक राउटर तक ये अलग अलग पाथ है ये आइडेंटिफाई करेगा। ओके, अब हम इस प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रोसेस जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें, हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं राउटर यू से, ठीक है। राउटर यू से क्या हो गया, आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई है, राउटर यू से वी तक, यू से लेके वी तक आपके पास इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये 7 है हमारे पास। और ये पाथ किसके थ्रू इसने इसको आइडेंटिफाई किया है, मतलब ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पाथ इसका क्या बना, u, मतलब इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसकी कॉस्ट क्या है, 7 है। सिमिलरली इसके साथ जो दूसरा कनेक्टेड है वो कौन सा है, w है। तो u से w तक आपके पास कॉस्ट कितनी है, 3। और किसके थ्रू ये इसका एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस है, तो आपके पास ये w आ गया। सिमिलरली u से x तक आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है, कॉस्ट इसकी है लिंक की 5। और आपके पास इसका एक्सेस किस पाथ के थ्रू है, चूंकि डायरेक्ट है तो ये यहाँ पे हमारे पास u आ गया। अब इनिशियली हमारे पास y और z तक, इन दो राउटर्स तक ये इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो ये इनिशियली क्या आया, इन्फिनिटी आया। अब इन्फिनिटी आने के बाद अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन, अच्छा यहाँ पे सबसे पहली बात, जो इसमें मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट को ये चूज करेगा। मींस राउटर यू से राउटर डब्ल्यू तक अब आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो 3 आई है। मींस यहाँ पे आपके पास इसकी कॉस्ट ये ये कॉस्ट 7 है, ये कॉस्ट 5 है, ये तो वैसे ही इन्फिनिटी है, ये कॉस्ट 3 है, तो मिनिमम कौन सी है, 3। तो राउटर यू ने जो है वो W तक अपना पाथ फाइंड किया फिलहाल, कि मेरे पास फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो सूटेबल पाथ है वो कौन सा है, वो राउटर यू से W तक जो लिंक मेरे पास है, जो पाथ हमारे पास है वो डायरेक्ट पाथ है और उसकी कॉस्ट क्या है, 3 है। फिलहाल v और x तक इसने पाथ को जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। अब इनिशियल इंफॉर्मेशन है, आगे ये फर्दर प्रोसेस करेगा। दूसरी इटरेशन में क्या करेगा, अब u से w तक तो इसको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि मेरे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो 3 है, ठीक है। अब ये v तक पाथ फाइंड करेगा। v तक पाथ जो इसने पहले फाइंड किया था वो 7 और डायरेक्ट पाथ था u से, उसकी कॉस्ट 7 थी। लेकिन जो इसने w के थ्रू पाथ देखा है, अगर u से w तक ऑलरेडी तो हम इसका पाथ पता है 3 है। इसने ये चेक किया कि w से u तक हमारे पास पाथ कितना है, 3 है। तो 3 ये वाली कॉस्ट और 3 ये वाली कॉस्ट, इन दोनों को प्लस किया, 6। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 7 थी। और अभी जो कॉस्ट आपके पास बनी है वो कितनी बनी है w से, वो कॉस्ट बनी है हमारे पास 6। और उसके अलावा x तक जाने के लिए इसने यहाँ से कॉस्ट w के थ्रू देखी है 7, और अपनी कॉस्ट इसकी कम थी तो उसी को ही इसने चूज किया, उसी को ही रहने दिया 5 x तक। और y तक इसके पास जाने की जो कॉस्ट है, अब पहले u से y तक हमारे पास इंफिनिटी था, अब w तक तो हमें कॉस्ट मिल चुकी है, तो अगर हम w के थ्रू जाएंगे हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, w तक हमारे पास इसकी कॉस्ट बनेगी 8 + 3 11 हमारे पास इसकी फिलहाल कॉस्ट बन चुकी है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक हमें समझ आ गई है बात की। फिलहाल हमें u w और y, y तक u और w के थ्रू हमें पाथ मिल गया, पहले हमारे पास कोई पाथ नहीं था।
अब इन तीनों में जो हमारे पास 6, 5 और 11 है, इनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है? 5 है। ये क्या करेगा? 5 को जो वो चूज करेगा W तक जाने के लिए, X तक जाने के लिए। अब W के थ्रू हमारे पास कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, सॉरी, एक्स की कॉस्ट हमने जो पहले फाइंड की थी वो 5 थी, लेकिन जब हमने W के थ्रू देखा उसकी कॉस्ट हमारे पास 7 थी, तो हमने प्रीवियस ही कॉस्ट को रहने दिया। और इन तीनों कॉस्ट में हमारे पास जो मिनिमम है 5 है, तो हमने कहा कि अगर हम X तक जाएंगे तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी है? 5 है। अब नेक्स्ट इटरेशन में अब U, W और X की इंफॉर्मेशन तो हमें एग्जैक्टली मिल चुकी है। हमने फिलहाल W और X तक पाथ जो है वो फाइनल कर दिया कि ये हमारे पास सूटेबल पाथ है। अब हम क्या करेंगे? U, W, X से आगे हमें एक ये वाला पाथ मिल गया, एक हमें ये वाला पाथ मिल गया है। अब हमने V इसको कैलकुलेट करना है, Y को कैलकुलेट करना है और Z को कैलकुलेट करना है। ओके, आगे देखें। UWX, अगर हम V तक जाएंगे तो V तक जाने के लिए UWX से जो भी पाथ हमारे पास बनते हैं उनमें जो मोस्ट सुटेबल पाथ है वो कौन सा है? अगर हम UWX के थ्रू, तो इसका पाथ ही नहीं है तो वो तो नहीं बनेगा, लेकिन U और W, एक्सक्यूज मी, मेरा मेरे फोन, सॉरी, जो लैपटॉप है चार्ज डाउन, मैं जरा चार्जिंग पे लगा देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी प्लीज, 1 मिनट। ओके, सॉरी। अच्छा जी, जी जी फरमाएं। एक मिनट, जी सॉरी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। UWX से हमने पाथ नहीं लिया अभी तक, हमें जो पाथ कंफर्म हो चुका है UW और X का, हमने फाइनल कर दिया है कि ये हमारे पास जो है हमें ये पाथ मिल चुका है। बाकी पाथ्स अभी तक हमें मिले नहीं, वो पाथ्स अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम ये आगे जाएंगे ना तो एट द एंड हमें ये कंप्लीट जो भी टोपोलॉजी है उस कंप्लीट टोपोलॉजी के हमें पाथ्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल हमें यहाँ तक हमें पाथ मिल चुके हैं, बाकी पाथ हमें मिले नहीं, अभी हम पाथ को फाइंड कर रहे हैं, आइटरेटिव वाइज आइटरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। बात समझ आई है? अभी हमें U, W और X के पाथ्स पता है, ठीक है? अब हम V तक पाथ फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर जो पुराने वाला कोई है उनके अलावा अगर हमें कोई और पाथ मिलता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता तो पुराने में फिर हम उसको देखेंगे कि इनमें फिर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। लाइक U, W और X, हमें ये 3 पाथ हमें फाइनल हो गए हैं। अब हम आते हैं V की तरफ। अगर हम U से W के थ्रू V के पास जाएंगे तो पाथ की कॉस्ट हमारे पास बनती है 3 + 3 6, जो हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं। और W तक कोई पाथ नहीं है तो हमने उसी पुराने पाथ को ही कंसिडर किया। और हमारे पास X की पाथ हमने ऑलरेडी फाइनल कर दी है। अब हम Y का जो पाथ है उसकी कॉस्ट हम फाइनल करते हैं, ठीक है? Y तक जाने के लिए अगर हम U से V के थ्रू जाएंगे तो भी हमारे पास कॉस्ट 7 + 4 11 है। अगर हम x के थ्रू जाएंगे u, x और y, तो 5 + 7, हमारे पास इसकी कॉस्ट बनती है 12, ज्यादा हो गई है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से 3 और 8 पे जाएंगे, 8 + 3 11, तो हमारे पास कॉस्ट वही रह रही है। तो हमने प्रीवियस ही पाथ को, उस कॉस्ट को जो हमने रहने दिया, उसको हमने चेंज नहीं किया। अब हम आते हैं जनाब z की तरफ। z की तरफ आने से हमें क्या होगा, हमें क्या एडवांटेज होगा? अब हमें x की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि हमें ये वाले पाथ हमें फाइनल हो गए हैं, U, W और X। U से W तक तो Z के पास पाथ नहीं था, लेकिन X के पास इसका डायरेक्ट पाथ है, इसका कनेक्शन है। तो अब हम इस पाथ को X के थ्रू इसको चूज करेंगे। 5 + 9, हमारे पास Z तक पहुंचने के लिए पाथ की कॉस्ट क्या बनी है? 14 बनी है। अब इन तीनों में मिनिमम कौन सा है? 6, 11 और 14 में मिनिमम हमारे पास है 6 की कॉस्ट, जो कि W के थ्रू है। तो हमने फिलहाल इन 4 लिंक्स तक, इन 4 नोड्स तक हमने पाथ को फाइनल कर दिया है।
अब इसके बाद हम इन चारों की कॉस्ट को, इन चारों पाथ्स को यूज करके हम ये देखेंगे कि y तक और z तक जाने के लिए हमारे पास सुटेबल पाथ कौन सा है। ओके, अब अगर हम y तक जाएंगे, पहले हम 8 प्लस 4 11 इस पाथ के थ्रू हम जा रहे थे, वो वाली कॉस्ट, ठीक है, वो वाली कॉस्ट हमारे पास 11 थी। अब हमें तो यहाँ पे v की कॉस्ट जो है वो भी मिल गई है ना। अगर हम v के थ्रू जाएंगे तो u v और y, u की कॉस्ट, u से v तक कॉस्ट है 7 और v से y तक कॉस्ट हमारे पास है 4, ये भी हमारे पास 11 कॉस्ट है। तीसरी हमारे पास, एक मिनट, हाँ, v तक पहुंचने, v के थ्रू जब हम यहाँ इस पाथ से आए हैं तो इस पाथ के थ्रू 7 प्लस 4 हमारे पास कॉस्ट आई है 10, ठीक है। लेकिन u से v तक जाने के लिए हमने पाथ कौन सा चूज किया था? हमने u से v तक जाने के लिए हमने पाथ चूज किया था ये 6 वाला पाथ, जो कि w के थ्रू जाएगा। v तक हम इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, ये वाला पाथ तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। हम v तक इस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, 3 प्लस 3 इसकी कॉस्ट 6 है। और जब हम v से y तक जाएंगे हमारे पास इस लिंक की कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, 6 प्लस 4 10। हमारे पास v के थ्रू y तक एक पाथ है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 10 है। अब 10 और इसी तरह z तक हमारे पास वही 14 है। अभी फिलहाल हमने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे पास अभी तक y फाइनल नहीं हुआ, तो अभी हम इसको हमने उसी को ही रहने दिया। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा, इन दोनों में हमारे पास मिनिमम है 10। 10 जो हमारे पास मिनिमम है, हमने y तक जो है वो भी पाथ आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास बात आती है z की। अब z तक जाने के लिए हमारे पास w की भी कॉस्ट हमें पता है, v की भी कॉस्ट हमें पता है, x की भी कॉस्ट हमें पता है और y की कॉस्ट भी हमें पता है, ठीक है। y तक जाने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 10। अब अगर हम y से आगे z तक जाएंगे, यहां तक तो ऑलरेडी हम कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं 10, x तक भी हम फाइंड कर चुके हैं, x तक x के थ्रू कॉस्ट थी 14, और अगर हम y के थ्रू जाएंगे तो यहां तक ऑलरेडी हम कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं 10, ठीक है। तो 10 प्लस ये इस लिंक की कॉस्ट ऐड करें 2, हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई ये बात? सॉरी, मैसेज था। अब हमारे पास कंप्लीट पाथ हमें सारे के सारे मिल चुके हैं और हमारे पास टोपोलॉजी जो है वो बन चुकी है। हर एक नेटवर्क के, हर एक नोड के पास कंप्लीट टोपोलॉजी का व्यू है। अब जब उन्होंने कम्युनिकेट करना है तो किस पाथ के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ये सारे के सारे। अब ये हमने सिर्फ और सिर्फ यू से फाइंड किया। अब x के पास जो है वो कंप्लीट रूट्स की इंफॉर्मेशन है, x अपने लिए फाइंड करेगा। v के पास कंप्लीट लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, v अपने लिए हर एक नोड ने अपने लिए जो है वो नेक्स्ट नोड तक, जो जो जितने नोड्स हैं, हर एक नोड तक इन्होंने जो है वो पाथ को आइडेंटिफाई करना है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। ओके, तो ये हमारे पास थी जनाब डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, जिसको हम यूज करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम यूज करते हैं, ये जो हमने लिंक स्टेट की बात की, ये हमारे पास ग्लोबल व्यू था, ठीक है। लेकिन जो हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करते हैं, ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड व्यू है। हर एक सिस्टम के पास उसको सिर्फ अपने लिंक्स का, अपने नोड्स का पता है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि हर एक नोड ने सिर्फ और सिर्फ उसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास इटरेटिव प्रोसेस है, कंटिन्यूज अंटिल नो नोड्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक इनके दरमियान में फर्दर जो पैकेट्स की एक्सचेंज है, जब हर एक के पास जो है वो अपडेटेड पाथ्स आ जाएंगी तो फिर फर्दर एक्सचेंज रुक जाएगी और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें स्टॉप का सिग्नल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होता है। कैसे टर्मिनेट होता है, जो ही एक्सचेंज इंफॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा। और ये हमारे पास एसिंक्रोनस है, नोड्स नीड नॉट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइट्रेट इन लॉक स्टेप। अच्छा,
जब ये आइट्रेशन चल रही हो उस टाइम पे जो नोड्स हैं, लाइक एक नोड जो अपने लिए पाथ फाइंड कर रहा है, तो जब तक वो अपने लिए पाथ फाइंड नहीं करता, वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरी नोड को तब तक प्रोवाइड नहीं करता। जब ये प्रोवाइड करे और जब ये इसके सारी इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अपडेटेड इंफॉर्मेशन ये आगे फॉरवर्ड कर लेता है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, एसिंक्रोनस है, कि ये तब तक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करता जब तक ये अपने इसने अपना स्टेप जब वो कंप्लीट ना किया तब तक ये क्या करता है, उसको लॉक कर देता है, ये इंफॉर्मेशन को आगे एक्सचेंज नहीं करता। ठीक है, ओके। Distance vector routing algorithm much more interesting and fun than a centralized one. और let's start let's first discuss relation that exist among वगैरह वगैरह। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम में हमारे पास जो एल्गोरिदम यूज किया जाता है दैट इज नोन एज बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम। ये आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका भी हम ओवरव्यू देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को 10 मिनट्स की ब्रेक दे रहा हूँ, और मैं ये वाली रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद फिर मैं एक और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो 10 मिनट्स की फिलहाल आप लोग ब्रेक लें, थोड़ा सा फ्रेश हों, ताकि जो पढ़ा है ये हजम हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की तरफ आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल 10 मिनट की ब्रेक, पानी शानी पी लें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल थैंक यू। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर दोबारा मुलाकात होती है।